अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिव्यू और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत ने बहुत सारी कानून साजियाँ की हैं और इस कानून साजी के हवाले से तनाज़ात भी सामने आए हैं और ये भी कहा जाता है कि ये कानून साजी सियासी फ़ायदे के लिए, इस सियासी फ़ायदे के इस्तेमाल के लिए ये कानून साजी की गई है। और हाल ही में पीका एक्ट जो तरमीमी बिल है कौमी असम्बली से मंजूर किया है। सेनेट में जब पेश किया गया तो इसके ऊपर अपोजिशन ने एहतजाज किया है। इस पीका एक्ट का जो इसमें तरमीम की गई है इसका मकसद क्या है, बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो सियासी डायलॉग थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। पीटीआई ने इनको कैंसिल कर दिया है। आखिर उसकी वजूहात क्या हैं, अब सियासी मामलात किस तरफ जाएंगे, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं और आगे क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। पहले हिस्से में हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ कलासरा साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ कलासरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। रऊफ़ कलासरा साहब, सबसे पहले तो हम पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे और पीका एक्ट अभी तरमीमी बिल आया है। आप कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत ने ये कानून साजी की ज़रूरत क्यों महसूस की है जो इस वक्त ये एक्ट लेकर आ रहे हैं? एक तो बात यह है कि ये कोई नया एक्ट तो है नहीं। 2016 से जब उस वक्त मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ साहबा जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपना मीडिया सेल चलाते थे, और आपको याद हो कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो उस कमेटी के सरबराह थे या चेयरमैन थे या ये जिसने उस वक्त पीका एक्ट जो है पहली दफ़ा हमने सुना था, तो उस वक्त लेकर आए थे। और जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही थी, फ़ोटोशॉप्स हो रहे थे और फेक चीज़ें डाली जा रही थी, गंदे ट्रेंड वट जो भी था, और पीटीआई के लोगों को अक्यूज़ किया जाता था कि शायद वो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें डालते हैं। तो पीका एक्ट तो उस वक्त आया था। उस वक्त मुझे याद है कि सहाफ़ियों ने और बाकी ये जो लोग थे उन्होंने इस पर रोला डाला था कि इससे सहाफ़ियों को और दीगर लोगों को टारगेट किया जाएगा या सोशल मीडिया पे जो आपकी ओपिनियन है उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। और इंटरेस्टिंगली इसमें पीटीआई खुद ये फ्रंट पे थी और समझ भी आती थी कि पीटीआई के लोग जो हैं उन्हें लगता था कि हम टारगेट होंगे। लेकिन जब इनकी अपनी हुकूमत आई, इनकी इमरान खान साहब की पीटीआई की, तो 2022 में जनवरी फरवरी में ये भी लेकर आए थे पीका ही एक्ट में, इन्होंने भी तरामीम की थी और बड़े सख्त किस्म के ये तरामीम लेकर आए थे। यहाँ तक भी एक ड्राफ्ट, एक उसमें एक तरमीम थी कि अगर कोई फेक न्यूज़ का या किसी पे इल्ज़ाम लग जाएगा तो 6 महीने तक ये उसकी ज़मानत नहीं हो सकेगी, वो गिरफ्तार भी होगा और 6 महीने ज़मानत नहीं दी जाएगी। ये तो नैब का भी कानून नहीं था। नैब में भी रिमांड जो दिया जाता था 90 दिन के लिए था, इन्होंने 180 दिन का रिमांड कर दिया था कि 180 दिन तक उसकी ज़मानत नहीं होगी। सो जब इनको ज़रूरत पड़ी पीटीआई वालों को तो इन्होंने उससे ज़्यादा सख्त कवानीन लेकर आया। अगरचे उस पर बड़ा रोला पड़ा, फिर बाद में वो नहीं हो सकी थी वो तरमीम जो थी वो 6 महीने वाली जेल में रखने वाली, लेकिन इन्होंने फिर भी उसमें तरामीम की सख्त की। और उनका भी आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने बाकायदा टीवी पर बैठ के उन तरामीम का दिफा किया था कि जनाब को सोशल मीडिया पे कितनी गंदी बुरी चीज़ें आ रही हैं। और उस वक्त वो इल्ज़ाम लगता था उस पर नवाज़ लीग की सोशल टीम पे कि वो खान साहब और उनसे रिलेटेड और स्पेशली बुशरा साहबा बाकियों के हवाले से बहुत गलत किस्म के कॉमेंट्स और चीज़ें हो रही थी। अब इनकी फिर बारी लग गई है नवाज़ लीग वालों की। और उस वक्त हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त मरियम नवाज हो या फिर बाकी दीगर पीएमएलएन के रहनुमा हो, वो कहते थे कि हम साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, इसमें अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी में जिस दिन ये पेश हुआ है बिल, तो ये परसों की बात है मेरा ख्याल है, तो मैं भी मौजूद था और भी बहुत सारे सहाफ़ी थे प्रेस गैलरी में। ये सारा बल्कि कमेटी का इजलास हुआ दाखिला का जहाँ पे बिल पे बहस हुई, फिर इसको मंजूर किया गया। तो अताउल्ला ये तारड़ साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से मिलने के लिए है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम बात की जो मुझे अपील करते, बाकी सहाफ़ी दोस्तों को करते या नहीं करते ये उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी एक राय है। उन्होंने जनाब के ये मैं मानता हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि सोशल मीडिया पर जो इस वक्त गंद फैला हुआ है ना, ये सारे का सारा उन्होंने कहा जनाब नवाज़ लीग और पीटीआई का फैलाया हुआ है। उन्हीं की सोशल मीडिया टीमें हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्होंने इस सोशल मीडिया को अब्यूज़ कर रहे हैं। मतलब है इस वक्त फेक वीडियो आपकी वीडियो बन रही हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जिस तरह की वीडियोस बन रही हैं, फिर यहाँ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, गाली गलोच हो रही है। यूएई के प्रेसिडेंट वाली जो मतलब जिस तरीके की वीडियोस बनाई गई हैं मरियम नवाज़ साहबा वाली, उसके बाद कौन बंदा इनका दिफा करे। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक वजीर कह रहा है कि बेसिकली ये सहाफ़ियों के लिए हम नहीं ला रही है। उन्होंने बार बार क्लियर किया कि आपको हमने रेगुलेट करने के लिए पैमरा रखा हुआ है। वो पैमरा में आप अगर टीवी पे आप और मैं ऐसी बात कह
कहते हैं जो उनका ख्याल है नहीं कही जानी थी, गलत थी, ये फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा वटएवर, तो पेमरा हमें बुला सकते, बुलाता भी है। खुद मैंने 50 पेशियाँ भुगती हैं पेमरा में। अब मेरे ऊपर केसेज हुए, 15 केसेज हुए मेरे ऊपर, अपने प्रोग्रामों पर मैं गया और मैंने 50 पेशियाँ भुगती, अपना डिफेंस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह केसेज हमने जीते। अदालतों में बुलाया गया, वहाँ पर भी मैं गया। ये कहने का मतलब ये था, उन्होंने कहना आपके लिए फोरम एक अलहदा है और पीक ऑर्डिनेंस जो मौजूद है जो FIA का, इसमें भी किसी भी सहाफ़ी को बुलाया जा सकता है, सज़ा भी वही है, बस थोड़ा सा मेरा ख्याल शायद इन्होंने अब कोई फाइनेंशियल जुर्माना पड़ा है, पहले भी था 3 साल सज़ा और कुछ आपको जुर्माना है, अभी भी वही है 3 साल सज़ा और 20 लाख जुर्माना जी। जी उनका ये कहना था कि आप सहाफ़ी जो है ऑलरेडी एक रेगुलेटर के तहत काम कर रहे हैं, जो बात उनकी ठीक है, तो वो अगर वो PTI का सोशल मीडिया को या अपने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं और इस तरह की फेक वीडियोस आ रही हैं और जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मैं अपने उनको दोस्तों को कह रहा था जो अताउल तारड़ साहब से बहस कर, मैं कि बात बताएं, यहाँ पे मैं कोई 20-22 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पार्लियामेंट की, तमाम दोस्त हैं इकट्ठे हैं, कुलीग हम इकट्ठे करें, मैं कि आप में से मुझे एक भी रिपोर्टर नज़र नहीं आता जो प्रोफेशनल ना हो, जो कोई उस पर सोशल मीडिया पे गाली देता हो, कोई गलत बात कहता हो, कोई फेक न्यूज़ देता हो, कोई फोटोशॉप करता हो, जेली वीडियो, मैं कि आप में से मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, फिर आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तो प्रोफेशनल लोग हैं, आपकी ट्रेनिंग है, एक TV है, उसका मालिक है, उसका प्रोग्राम डायरेक्टर है, न्यूज़ डायरेक्टर है, अच्छा अखबारात में एडिटर हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं, आपके ब्यूरो चीफ हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक बफर जोन है, आपकी खबर को चेक किया जाता है। आपको पता है कि ना मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मेरा एक पब्लिक फेस है, मैंने क्या बात करनी, कितनी कहनी है। मैं कि 99% लोग तो मुझे आप में से नज़र आ रहे हैं, आप में से मतलब 2016 से पीका ला चल, आप में से किसी पे कोई पर्चा नहीं हुआ, क्योंकि आप जिम्मेदार लोग हैं, आपको पता है कि मैंने कितनी बात कहनी है, कहाँ तक कहनी है और मैंने सच्ची बात कहनी है। आप उन लोगों का केस लड़ रहे हैं जो बकौल अताउल तारड़ साहब के कि हमारी अपनी पार्टी है या PTI है, वो बहर बैठे हुए हैं, वो बहर बैठ के वो सारा जो बहर से मुराद पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया टीमें चला रहे हैं, जितना दुनिया जहां की गंदी गुफ्तगू हो रही है, गंदे ट्रेंड चलाए जा रहे हो, चाहे वो मरियम साहबा के खिलाफ हूँ, चाहे वो बुशरा साहबा के खिलाफ हूँ, इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, उसको शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ हूँ, आपस में सारा दिन ये पार्टीज के सोशल मीडिया एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं और एक दूसरे की फेक वीडियो डालते रहते हैं। आप सहाफ़ी कहते हैं इनका दिफा हम करेंगे, मैं कम अज कम मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की कि आप लोग जाके अपना दिफा तो करें। और उन्होंने बार बार कहा कि आपका फोरम अलहदा है और फिर अगली लास्टली बात लंबी हो गई जी। लेकिन ये असल में ये होता है ना कि ये बात लास्ट बात जी, अगर मैं कोई सोशल मीडिया पे चीज डालता हूं, आप कोई डालती हैं, तो मुझे इतना जिम्मेदार तो होना चाहिए खबर मैं सच्ची दूं, या मेरा जो झूठ मैं फैलाऊंगा, मैं फेक वीडियो डालूंगा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमेजेस ब्लड शेड के बना के पेश करूंगा, तो ये मेरी आप समझते हैं एक तरह इजहार ये आज़ादी है कि मैं किसी को गाली दे दूं, मैं किसी पे कोई चीज़ छाप दूं, मैं किसी की वीडियो बना के बनना छाप दूं और मुझे अगर कल को पूछा जाए तो मैं कहूँ मेरी आज़ादी खत्म। कि अगर फेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ का अब तायुन कौन करेगा कि ये फेक न्यूज़ है, और जो फिर बॉडी बनेगी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, उसको भी अपॉइंट गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करती है तो वो अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ खबर होगी तो वो अपनी मर्जी के खिलाफ उसको सजा दे सकती है, उसका हेड भी उसने लगाना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। ये पहले चीज़ें नहीं, मैं वही बताओ, चलो इसी पे आ जाते हैं। सवाल ये फिर ये फोरम कौन फैसला करेगा? आपने कहा ना कि कौन फैसला करेगा फेक, आप बता दें फिर कौन फैसला करेगा? अगर हुकूमत ने बॉडी नहीं बनानी, हुकूमत ने नुमाइंदे नहीं लगाने, उसने सरबराह नहीं, फिर आप बताएं कौन बनाया, फिर कौन फैसला करेगा? फिर तो हम मतलब फ्री फॉर है, आप अपना फैसला करेंगे कि ये फेक न्यूज़ है नहीं है, मैं अपना करूंगा और लोग अपना करेंगे। अब तो सोशल मीडिया फ्री फॉर ऑल है, और अब तो कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म है, दुनिया भर के जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सारे सहाफ़ी एलान मस्क के तहत, अब पूरी दुनिया सहाफ़ी 5 बिलियन के करीब आपको सोशल मीडिया यूज़र हैं, अब 5 अरब आपका सहाफ़ी है, वो हर एक अपनी फेक न्यूज़ की डेफिनेशन फिर वो खुद करेगा, नंबर 1। दूसरी बात, इसको अगर पूरा लॉ को देखें, इसके तहत ये हुकूमती बॉडी बिल्कुल बनाएंगे, उसमें मेंबर्स भी होंगे। ऑलरेडी ये पेमरा में ये चीज़ें हैं, कोई मेरे खिलाफ ये चीज़ें करे, मेरी फेक वीडियो बनाए, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, मेरे खिलाफ ट्रेंड सेट करे, मेरे बारे फैमिली के बारे में गलत बातें करे, तो मैं कितना टॉलरेट करूंगा? कोई ना कोई फोरम आपको देना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अताउल तारड़ साहब जो कह रहे हैं, मुझे उनकी बात समझ में आती है। ये PTI और नवाज लीग की सोशल मीडिया टीमों का इशू है, उनको लड़ने दें, उनके अपने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके अपने लोग हैं। यानी कि ये वो एक सियासी माइंडसेट है जिसको चेंज करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसमें जो आज़ादी इजहार की बात है वो भी कहीं नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी कहीं नहीं है, उसका भी इसमें उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है।
ऑलरेडी हमारे लॉज हैं, ये समझने की ज़रूरत है, हमारे दोस्तों को पता है सबको। मैं अगर अखबार में कॉलम में मैं लिखता हूँ, अगर मैं किसी पे गलत बात करता हूँ, मैं किसी के बारे में कोई झूठी खबर देता हूँ, मेरे पे लॉ है, कानून है, अभी भी मुझे अदालत में ले जाया जा सकता है, मुझे समन किया जा सकता है और मैंने भुगते हैं लॉज। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 दफ़ा बुलाया कि आपने फलां अगर स्कैंडल ब्रेक किया, न्यूज़ दिया, इसको साबित करें। 5 दफ़ा मैं पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में और मैंने वहाँ पे सबूत भी दिया, केस भी लड़ो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता भी। टीवी पे अगर मैं शोज करता हूँ तो पेमरा बैठ है, पेमरा ने मुझे 15 दफ़ा बुलाया है और मैं 50 पेशा भुगती है, मैंने वहाँ गया हूँ मैं। ऑलरेडी ये हमारे पे चीज़ें हैं। अच्छा, FIA साइबर क्राइम को अलहदा डील करती है। मैं अगर इस पे FIA अगर उस साइबर उस पे ट्विटर पे जाता हूँ, मैं उस पे भी हमारे ऊपर ये हो सकता है, अगर मैं गलत ट्वीट करता हूँ उस पे भी अदालत में जाकर आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, क्रिमिनल आप पे डेफेमेशन हो सकती है। ऑलरेडी लॉज इज देयर। यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। बात करते हैं हुकूमत और PTI के दरमियान अब आगे ये इख्तिलाफात क्या रुख इख्तियार करते हैं। क्रिमिनल पनिशमेंट होनी चाहिए या फिर सिविल पनिशमेंट होनी चाहिए, ये भी इसके ऊपर भी अभी बहस है। ये तो जाहिर है कि अभी आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी और इसके ऊपर अमल होगा तो फिर ही पता चलेगा कि क्या है। इसके ऊपर भी रिजर्वेशंस है। बहरहाल वो जुर्माने की बात उस दिन कमेटी में भी की, जरताज गुल साहबा ने भी की। इवन जरताज गुल साहबा इसके हक में थे इस कानून के। उन्होंने कहा जनाब कि मैं वहाँ मौजूद था कमेटी में, प्रोसीडिंग में उन्होंने बात की है, जो कि PTI की ऑनरेबल मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी इज्जतें उछाली जाती हैं और यहाँ पे मतलब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गंद फैलाया जाता है। उन्होंने कहा हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन सज़ाएं ज़्यादा हैं, सज़ाएं कम होनी चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं कि आप उसको 20 लाख जुर्माना 3 साल सज़ा की बजाय इतना मत करें। किसी को टोकन आपने एक सज़ा देनी है, उसको शर्मिंदा ही करना है ना कि आपने फलां हरकत की है, चीज़ की है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो सज़ाएं कम की जा सकती हैं, येस आई एग्री विद यू, लेकिन आपको एक बदलती हुई दुनिया में किसी न किसी फोरम की ज़रूरत है। इस वक्त हालत ये है, कोई पाकिस्तान में छोटा सा नोन बंदा लेकर आए, कोई छोटा सा जो पब्लिक फेस हो, जिसके बारे में या ये ट्विटर सोशल मीडिया पे गंदगी ना फैलाएगी, आप नाम ले लें। मतलब आपने अगर ये आपके घरों में घुस चुकी है, अब जिसका जो जी चाहता है वो आपके बारे में फेक वीडियो बना दे, किसी के बारे में कमेंट कर दे, किसी की शक्ल बिगाड़ दे, किसी का फोटोशॉप कर दे। अब तो वो चीज़ें भी आ चुकी हैं कि आपकी आवाज़ का जो वॉइस नोट है आपकी फैमिली को भेजा जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी आवाज़ नहीं है। अब यहाँ तक टेक्नोलॉजी आ गई है और हमें पता ही नहीं है कि ये जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी शुरुआत हो रही है। मतलब आपकी आवाज़ का जो मैसेज है आपकी फैमिली को भेजा जा सकता है और फैमिली समझे कि आपने भेजा है। इसके बाद आप क्या करेंगी? और इसलिए वो कहा जाता है कि आपको दोबारा अगर कोई मैसेज ऐसा आए अपनी फैमिली के बंदे का डिस्टर्बिंग या कोई इस तरह का अनयूजुअल, तो उससे पहले कंफर्म करें कि आपने मैसेज भेजा या नहीं भेजा। आप इस एज में एंटर हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि आने वाले दौर में AI आपके साथ क्या कुछ करेगी। हम कह रहे हैं ये सोशल मीडिया की जनाब ये फ्रीडम है, ज़रूर तनकीद करें, मैं भी करता हूँ, मेरे ऊपर भी आती है, आनी भी चाहिए, कोई हम फरिश्ते नहीं है। लेकिन अगर आपने गालियाँ देनी है, अगर आपने फेक वीडियो बनानी है, आपने इसको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच समझना है, अपना राइट समझना है। अच्छा, पता है ये क्या कहते हैं, वो ये हमें तनकीद का हक भी नहीं देते। वो भी तनकीद से मुराद अगर आप कहते हैं कि जी आप किसी फैसले के खिलाफ, किसी अदालती फैसले के खिलाफ तनकीद नहीं कर सकते, आप किसी जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अब ये भी आ गया है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। अब वो आइडियोलॉजी क्या है, मुझे आप बताएं, एक्सप्लेनेशन मुझे बताएं जी। ये चीज़ें पहले से कानून में है, जो ये फरमा रहे हैं ना कि आप फौज पे तनकीद नहीं कर सकते, अदले पे तनकीद नहीं कर सकते, ये पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, लिखा हुआ है। 1973 के आइन में लिखा हुआ है कि आप फौज पे और अदले पे तनकीद नहीं कर सकते। आप और मैंने नहीं की हुई है, भुट्टो साहब के दौर के असम्बली की ये है, ये आइन है। उसके बाद आपकी 8-10 हुकूमतें आई हैं, सब की हुकूमतें हैं, तो बदल देते, चेंज कर देते ना कि अदला पे भी तनकीद हो सकती है और ये फौज पे भी हो सकती है। आपने क्यों नहीं बदला आइन को? आपने 18वीं तरमीम की, आप इसको बदल देते। खान साहब के दौर में चेंजेस हुई, आप बदल देते। आपने क्यों नहीं बदली? नंबर 1। नंबर 2, आप इस मुल्क की आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करेंगे तो रियासत तो वो आएगी फिर। मतलब आप इस मुल्क की बुनियादों को या इसको बनने के खिलाफ बात करेंगे या इसके फाउंडर्स जो हैं, तो अगर डेफिनेटली किसी भी मुल्क में बातें होती हैं उनको एतराज़ आता है। एक बड़ी पब्लिक को एतराज़ होगा कि आप हमारे मुल्क की आइडियोलॉजी पे क्यों इन पे हमले कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये तनकीद का, मैं फिर कहता हूँ, राइट है तनकीद का, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हमें फेयर तनकीद का हक है। लेकिन जो तनकीद आप कभी जाए सोशल मीडिया पे जो पेजेस बने हुए हैं फेसबुक पे, ज़रा देखें ज़रा उन पे। मैं आज ही कुछ पिक्चर्स देख रहा था, आई वाज शॉक्ड। और उसके शेयर्स देख लें कि बड़े कुछ 2 हस्तियों के थे, उनकी तस्वीरें लगा के जिस तरह वो शेयर्स हो रहे थे और जिस तरह के कमेंट्स हैं और जिस तरह की चीज़, अगर ये समझते हैं कि जनाब कि ये हमारी तनकीद है और ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अल्लाह ही इस मुल्क का आप ये कह रहे हैं कि
जो ये फेक न्यूज़ है ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया का अब तो मसला बन चुका है और इसके ऊपर जो रेगुलेट किया जा रहा है इसको और बिल्कुल सही किया जा रहा है। मादर पीदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आज़ादी जो है वो किसी भी रियासत के आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हो सकती और रियासत हरकत में आती है। बिल्कुल आपने सही डिफ़ाइन किया। मेरे ख्याल में आपसे हुकूमत से ज़्यादा आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हुकूमत शायद इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं और कोई सियासी बात भी कर लें, सियासी हालात के ऊपर। इस वक्त ये लग रहा था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे, मामलात तय हो जाएंगे। लेकिन ये तो तीसरी सिटिंग के बाद ही अब पीटीआई ने ये कैंसिल कर दिए हैं कि अब ये बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं। क्या रीज़न लगती है आपको? मेरी भी ये पहले दिन से रह रही है, आज की आपके प्रोग्राम में नहीं है कि ये मुज़ाकरात के लिए दोनों साइड्स सीरियस नहीं थी। दोनों साइड सीरियस नहीं थी फ्रॉम डे वन। अगर सीरियस होती तो ये कब के मुज़ाकरात कामयाब भी हो चुके होते। मतलब मैं आपको बताऊँ, हुकूमत सीरियस नहीं थी। कैसे? इमरान खान साहब देखें कि जो उनका 22 और ये 24 नवंबर को जो उनका स्टांस था, तो वो ये स्टांस उनका यही था कि 3 उनकी शराइत थी कि जनाब के आप ये प्रिजनर को रिलीज़ करें, आप 26वीं तरमीम को इसको रिवर्स करें और फिर कि हमारा जो मैंडेट चुराया कि 8 फरवरी को वापस करें, मतलब हुकूमत ख़त्म करें और हमारे हवाले हुकूमत करें। अब ये बड़ी मतलब सख्त किस्म की थी, वो थी उनकी डिमांड्स थी और उस वक्त पावर भी थी, लोग भी आ रहे थे, हुकूमत भी थोड़ी सी दबाव में थी, एस्टेब्लिशमेंट भी थी। सो खान साहब अपनी स्ट्रेंथ पे खड़े हुए थे। खैर वो ना हो सका। अब खान साहब ने 180 के दर्जे पे जाके अपनी उन शराइत को रिवर्स किया है। वो शराइत अब उन्होंने क्या नई की, उन्होंने उसमें 8 फरवरी भी निकल गया, मैंडेट भी निकल गया, 26वीं तरमीम भी निकल गया, जो मेन जहर था वो तो निकल गया। एक उन्होंने तरमीम डाली, उसमें एक रखी कि जनाब कैदियों को रिहा कर दें, साथ में कहा जुडिशल कमीशन बना दें। ये दोनों डिमांड्स इतनी मुश्किल नहीं थी जिनको मीट नहीं किया जा सकता था। माई ओपिनियन एज ए मतलब इसका स्टूडेंट ऑफ ये पॉलिटिक्स को जो मैं इसको फॉलो करता हूँ। रीज़न वो आपको कह रहे थे कि जनाब हमारे प्रिजनर रिलीज़ करें। आपने ऑलरेडी कोई 20-25 के करीब प्रिजनर को आपने पार्डन कर दिया, उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने किया। उसके बाद 60 बचते थे, वो साल 1.5 साल पहले जेलों में गुजार चुके हैं, ट्रायल भी हो चुका है, उनको आप सजाएं भी दे चुके हैं। अगर उनको रिहा कर देते, पार्डन दे देते, जैसे आपने 20-25 लोगों को दिया, 60 और लोगों को भी दिया जा सकता था। सो बहुत बड़ा एक CPM हो सकता था, एक बहुत बड़ी एक फ़ज़ा बन सकती थी। हुकूमत ने वो भी नहीं किया। अच्छा, जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, मतलब जुडिशल कमीशन बनाना कौन सा मुश्किल था? 2014 में जो बना था तो उस वक्त भी तो धांधली पे बन गया था, तो कौन सा आसमान गिर पड़ा था, कौन सी हुकूमत ख़त्म हो गई थी उस कमीशन के बाद। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती थी ताकि इमरान खान साहब ने भी तो अपनी पार्टी के लोगों को, वर्कर को कोई फेस सेविंग देनी है, कुछ उनको भी दिखाना है कि हमें क्या मिला है। अगर हम इनकी हुकूमत तस्लीम कर रहे हैं, अगर हम इनकी धांधली वाला चैप्टर हमने निकाल दिया है, अगर हमने यहाँ 26वीं तरमीम को भी हमने साइड पर कर दिया है, तो हमें क्या मिला है। तो कुछ ना कुछ तो खान साहब को भी चाहिए था। हुकूमत ये दे सकती थी, हुकूमत ने नहीं दी। सो इट वॉज नॉन सीरियस फ्राम डे वन कि नंबर 1। अब खान साहब सीरियस नहीं थे। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। खान साहब इसलिए सीरियस नहीं थे कि जब आपने कमेटी बना दी 9 मेंबर्स, उन्होंने 6 मेंबर हुकूमत ने बना दी, 15 लोग डिसेंट लोग, अच्छे लोग आपकी पार्टी के, इनकी पार्टी के मतलब पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको पता है कि हमने क्या गुफ्तगू करनी। आपने अपने बंदे मुकर्रर कर दिए कि जाएं जी बातचीत करें। 31 जनवरी की आपने डेडलाइन रख दी है, फेयर इनफ। आपने क्या किया, जब आपकी टीम उनसे मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, आपने वहाँ से उधर से जेल से बयानात देने शुरू कर दिए। बयानात क्या, आपने गोलाबारी शुरू कर दी, आपने अटैक शुरू कर दिए। और भाई आप ये काम 2-3 सालों से कर रहे हैं, आप मतलब 31 तक का इंतजार कर लें, 31 के बाद आप मतलब फिर शुरू कर दीजिएगा। खान साहब का मसला ये है, उनके बारे में मेरी एक जो ओपिनियन है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा चुप नहीं रह सकते। उनको लगता है अगर मैं 24 घंटे चुप कर गया तो मेरा यहाँ पे क्राउड कहेगा, फेसबुक पे, ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि खान साहब देखें कंप्रोमाइज़ कर गए, खान साहब डर गए। खान साहब कैदी बन चुके अपने सोशल मीडिया के, उन्हें हर वक्त सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले वाह वाह चाहिए। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात कहनी है जो अगले को कोई बम की तरह जाके लगे, कोई उनको कोई ड्रोन की तरह लगे, कोई मिसाइल की तरह अपने मुखालिफ को लगे। उसका नतीजा क्या हुआ, जब आपने ट्वीट्स किए और बड़े सख्त ट्वीट्स किए प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के बारे में जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इट वाज ऑल ओवर। इसका मतलब ये था कि खान साहब मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते। तो ये कहना कि खान साहब जो है, तो ये हुकूमत क्या आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन तो बहुत ही आसान सा हल था, बना देते और वो जुडिशल कमीशन अपना काम करता रहता, वो भी वक्त लगता। वही आपकी वाली बात है कि पहले भी इलेक्शन के ऊपर भी बना था तो अब भी बन जाता। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत ने क्यों जुडिशल कमीशन के ऊपर बल्कि मजाक उड़ाया? बनाना तो दूर की बात है कि वो तो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये जुडिशल कमीशन तो हो ही नहीं सकता।
भाई बात यह है कि खान साहब अगर इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं बनाना चाहते थे तो मेरा ख्याल उन्हें मुज़ाकरात में एंटर ही नहीं होना चाहिए, अपना स्टांस रखते हैं। हुकूमत अब ले रही है, चेज़ा ले रही है, वो चस्का जिसको कहते हैं, चस्के ले रही है, इनको घसीट भी रही है खान साहब ने कंपनी को कि 22 और 24 नवंबर को हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे थी, हाथ बांध के कहें जी बातचीत करें। और अलीमा खान साहब ने कहा था जनाब कि उनको खान साहब को कहा गया था कि 20 दिसंबर तक आपको हम बनी गाला भी हम पहुँचाएंगे, छोड़ जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में थी, ये सारे बेचारे हाथ पाँव बांध रहे थे। तो खान साहब और उनके जो हामी हैं और उनकी पार्टी है वो पहाड़ पर चढ़ गए, उन्होंने कहा हम तो बात नहीं करेंगे। अब तक तो उनका स्टांस रहा है कि ये तो चोर डाकू हैं, हम तो चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम तो फौज से बात करेंगे। ये खान साहब का स्टांस था। अचानक उन्होंने बदल लिया, उन्होंने कहा नहीं जनाब हम चोर डाकुओं के साथ बैठने को तैयार हैं। उन चोर डाकू ने कहा जनाब ठीक है, खान साहब तो हमारे साथ मुज़ाकरात करते ही नहीं थे, हमें हर वक्त जलील करते थे और हमारी हुकूमतों को नहीं मानते थे, हमारा मैंडेट नहीं मानते। चलें जब ये टेबल पे आएंगे हमारे साथ चोर डाकुओं के साथ बैठेंगे तो हमारी भी वैलिडिटी बनेगी, थोड़ा सा चस्का हम भी ले लें। हाँ जी बताएं जी, इनके फॉलोअर से पूछेंगे कि आपके जो महात्मा हैं और आपके लीडर हैं हमें तो चोर डाकू समझते थे, तो चोर डाकुओं के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, हमसे रिलीफ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, जो उन्होंने बातें की भी हैं। सो उनका मकसद यही था कि लोगों को बताया जाए कि जो हमें चोर डाकू थे अब वो चोर डाकुओं के साथ बैठे हुए हैं, चोर डाकुओं से वो रिलीफ मांगते हैं। सो इनका हुकूमत के जहन में सिंपल इतना ही काम था, इतनी ही उन्होंने इनको, कोई उन्होंने इनकी डिमांड्स नहीं माननी थी, कोई उन्होंने इनके काम नहीं करने थे, ना उनके पास पीटीआई की मैंडेट है। एजिटेशन ये को बात असल खान में साहब को कमजोर पता है। करना था, मकसद ये था हुकूमत का कि पीटीआई की एजिटेशन को और उनके स्टांस को कमजोर करना था, लोगों में कमजोरी दिखानी थी, वो हुकूमत उसमें कामयाब हो गई है। अब जो पलड़ा भारी है वो हुकूमत का है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? ये हुकूमत ने इनको कमज़ोर नहीं करना था, खान साहब के अपने फैसलों ने उनकी एजिटेशन को, उनकी पार्टी को और उनके अपने ये मौक़िफ़ को कमज़ोर किया। कोई आपको कमज़ोर नहीं करता जब तक आपकी अपनी गलतियां ना हो। मसलन कैसे जी, एक तरफ जैसे मैंने कहा खान साहब ने अपने पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल रखे हुए हैं और फिर उस पर से पीछे से 6 बंदे उनके पीछे छोड़ दिए हुए हैं। जब पार्टी के चेयरमैन ये बैरिस्टर गौहर साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को, हामिद रजा साहब बेचारे जेंटलमैन है सुन्नी को, उनको बुशरा बेगम साहब गालियाँ देंगी पूरी पार्टी में, फिर पार्टी तकसीम होगी, फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात बाजी शुरू होगी। इमरान खान साहब रोज़ाना 10 लोगों से मिलेंगे, हर बंदा बहरा के नई कहानी सुनाएगा और एक दूसरे के खिलाफ बयानात देगा। तो हुकूमत आपका ख्याल है इनको कमज़ोर कर रही थी? आपके पास जो स्ट्रेंथ थी वो 22 और 24 को थी, वो मौका था आपके लिए कि आप अच्छी डील ले सकते थे कि यू वर स्टैंडिंग ऑन मतलब अगेन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उस वक्त पोजीशन थी, आपने उस वक्त नहीं मानी, आपने उस वक्त अगेन कोई डील नहीं की, आपने कोई मुआहदा नहीं किया, आपने कहा हमारे तो जनाजे पढ़ लेना, हम तो खान साहब को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और फिर पतली गली से निकल भी गए सारे। तो आपके पास वो मौका था, वो लूज किया आपने। जो 22 और 26 के दरमियान का टाइम था, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, वो आपने मिस की, वहां से आप कमजोर हुए। अब हुकूमत खड़ी हुई है ये स्ट्रांग फुटिंग पे, खान सब कमज़ोर हैं। सो इस वक्त ये मुआहदा इसलिए भी नहीं हो सकेगा क्योंकि हुकूमत को अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रांग लगती है, उन्हें लगता है कि खान साहब इज बैकिंग, उनका कोई भी वो नहीं रही, सपोर्ट नहीं रही, कोई उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और अपना कीमती नुक्ता नज़र है वो हमारे प्रोग्राम में दिया। नाज़रीन यहाँ पे शामिल करनी है हमने एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्रंप इंतज़ामिया आई है, क्या बैन अल-अक़वामी सतह पर तब्दीलियाँ आई हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। जब से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सदर आ रहे थे, सनसनी थी पूरी दुनिया में कि क्या होने जा रहा है, क्या तब्दीलियां आएंगी। एक तो उनकी ज़ाहिर है कि एक इंटरनल अमेरिका के हवाले से थी और फिर बाकी पूरी दुनिया के हवाले से थी कि वो क्या तब्दीलियां लेकर आते हैं, उनकी क्या पॉलिसी होती है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, कुछ फैसले उन्होंने किए हैं, कुछ आगे करने जा रहे हैं, और क्या जो वादे और दावे वो कर रहे थे क्या उसके ऊपर अमल पैरा हो भी सकते हैं या नहीं सकते, सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर पाकिस्तान के क्या असरात होंगे, इस पर तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। कसूरी साहब, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है कि अब आ चुके हैं, अमेरिका के सदर बन गए हैं, दूसरी टाइम में गैर मामूली तो वो सदर भी हैं, शख्सियत भी हैं और गैर मामूली वो फैसले करना चाहते भी हैं। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो ऐलानात किए हैं कि क्या वो उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं? अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, तज़िया करना पड़ेगा कि जो उन्होंने दावे किए हैं वो किस हद तक दुनिया के अमन के लिए, या जो एक जिसको एक इंटरनेशनल ऑर्डर कहा जाता है, जो कि 1945 की जंग के बाद से कायम हुआ था और जो पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम से सबक सीखे गए थे, उस पर मबनी था। हालांकि वो
प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर रहा था, बड़े उसमें प्रॉब्लम्स थे, आपको फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का हल नहीं हुआ, लेकिन वो एक ऑर्डर बनाया गया था। परफेक्ट ऑर्डर तो बिल्कुल कोई नहीं अभी तक बना, लेकिन जो कुछ भी था उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था, उसके अंदर ये रेफ्यूजीज़ जो पैलेस्टाइन की ऑनरवा वो था, उस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था। पहला तो जो आप कही थी किस हद तक वो दावे पूरे कर सकेंगे, काश वो ना कर सके। यानी कि आप तो कह रही हैं जैसे कि उनको जज किया जाएगा कि जो उन्होंने किया है तो कर दिया तो कमाल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ कि ना कर सके। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो उन्होंने निकले हैं, इससे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमेरिका को तो बाद में करनी पड़ेगी, जो दुनिया बाकी है और पाकिस्तान जैसे मालिक जो ऑलरेडी क्लाइमेट की जद में आए हैं, ज़राअत पेशा लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत उसका मनफी असर हो रहा है। तो वो काश वो ना कर सके, लेकिन बदनसीबी से उन्होंने वो कर दिया है। तो अब उसका क्या असर होगा, पेरिस क्लाइमेट जो वो निकले हैं, मेरा ख्याल है एक तो अमेरिका के अंदर से रेजिस्टेंस होगी। बहुत सी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया आपने देखा है, बहुत बड़ी रियासत है, जो उसका हशर हुआ है, जो वहाँ जिस किस्म की आग लगी हुई है रुकने पे नहीं आ रही, कहीं वहाँ फ्लड आ जाते हैं, कहीं तूफान आ जाते हैं। यूरोप के अंदर भी वहाँ हमारा तो जो हशर है वो तो आपके सामने है। इसलिए ये तो कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं, पर उन्होंने कर दिखाया है जो उन्होंने कहा था मैं करूँगा। दूसरी बात, आप दूसरी अमन की वो बात करते हैं, वो जंगों से निकलना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जाहिर है कि हल्फ उठाने से पहले ही गज़ा में जंग बंदी हो गई है। और आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही अमेरिका जंगों से निकलना चाहता है, वो अमन की तरफ जाना चाहता है? क्योंकि हमने तो हमेशा ही देखा है कि वो किसी न किसी इस सतह पे जंगों का हामी रहा है। तो ये ट्रम्प किस तरह से जंगें नहीं चाहते, अमन चाहते हैं? इसमें कुछ बात मुस्बत नज़र आ रही है। पहले तो बहुत मनफी था जो उन्होंने दावे किए थे क्लाइमेट के हिसाब से, WHO के हिसाब से, और हो सकता है आने वाले दिनों में मुझको ICJ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके बारे में कुछ कह दें, कोई बईद नहीं। लेकिन ये जो बात आपने की है, इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन इतनी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। क्योंकि आप पूछें, कभी प्रेसिडेंट बाइडन की बात हो रही है, कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात हो रही है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के सदर की एक सेंट्रल पोजीशन हो गई है। पहले जंग अजीम के बाद वुडरो विल्सन की पोजीशन बनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी है उसकी एक ख़ास पोजीशन मज़ीद मजबूत हुई है इंटरनेशनल ऑर्डर में। 1897 के बाद एक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी इम्पीरियल प्रेसिडेंसी आ रही है, और वो जो उस वक्त के सदर थे 1897 में, वो प्रेसिडेंट के इनके बड़े हीरो भी हैं इनकी नज़र में प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तो वो जो इम्पीरियल प्रेसिडेंसी है वो लगता है पूरे ज़ोर शोर से वापस आ गई है कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जो अमेरिकन सदर है, यानी एग्जेक्टिव का हेड, उसकी पोजीशन बहुत बढ़ जाएगी। अब उसमें जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि गाज़ा में आपने देखा कि बाइडन साहब बड़े बयानात दे रहे थे कि उनको तकलीफ़ है कि गाज़ा के लोगों पे बमबारी हो रही है, लेकिन साथ साथ वो बम भी उनको सप्लाई किए जा रहे थे। साथ उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको ये डर था कि जो इजरायली लॉबी, प्रो इजराइल लॉबी है, वो शायद इलेक्शन में उनको तबाह कर दे, इसलिए वो हर काम बर्दाश्त कर रहे थे और वेपन सप्लाई कर रहे थे जिससे फ़लस्तीनी मारे जा रहे थे। तो पूछने वाला ज़रूर पूछेगा, मौरख भी पूछेगा कि उनकी उस किस्म की ज़बानी जमा खर्च में जो उनकी हमदर्दियाँ थीं 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, वो किस, उसकी वैल्यू क्या है? कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये है कि हालांकि वो ओपनली प्रो इजराइल है, उनके वजीर ओपनली प्रो इजराइल है, उन्होंने जो ज़्यादातर अपनी कैबिनेट में लोग लेके आए हैं वो ओपनली प्रो इजराइल है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा था कि मेरे इनॉग्रल, मेरे सदर बनने से पहले अमन हो, तो वो एक किस्म की वार्निंग जो थी वो इजराइल को थी। अरबों बेचारों का तो वार्निंग क्या देते, वो तो आ गई वहाँ मलबे का ढेर बन गए थे। उन्होंने क्या करना था जब वो कह रहे थे ना कि मैं
इबरत बना दूंगा मिडल ईस्ट के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और भाई वो तो आगे इबरत का निशाना बने हुए थे। तो अगर वार्निंग थी तो इसराइल के लिए थी, और फिर उन्होंने जो अपना एलची भेजा उसने काफ़ी ओपन बातें की हैं, वो आ गई है वेस्टर्न मीडिया में कि वो सैबत यानी संडे को अमूमन इजरायली लीडर्स नहीं मिलते। उसने कहा मैंने मिलना है, तुमसे आज ही मिलना है, और मैंने फिर दुआ चला जाना है। तो वो लग ये रहा है कि उन्होंने जो प्लेन टॉकिंग की है उसके नतीजे में नेतन्याहू तो जंग नहीं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसमें लगा यह है कि उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वो कुछ ना कुछ क्या है? क्या वो फ़लस्तीन की रियासत बन सकती है? ये डिपेंड करेगा बहुत हद तक सऊदी अरब पे, क्योंकि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो असल में उनका जो आइडियल है वो ये है कि सऊदी अरब की और इज़राइल की वो नॉर्मलाइजेशन कराएं एब्राहम अकॉर्ड्स में, जैसे पहले यूएई, सूडान, मोरक्को और बहरीन की वो करवा चुके हैं। वो नहीं लगता मुझे होगी जब तक कुछ ना कुछ फ़लस्तीन की रियासत के खदो खाल जो हैं सामने ना आ जाएं। और वो मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके बादशाह ने भी कहा है, सलमान ने, किंग सलमान ने कहा है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम नहीं नॉर्मलाइज करेंगे नॉर्मल रिलेशनशिप जब तक इजराइल कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाती। काश वो इस पे खड़े रहें। लग रहा है कि वो इस पे अभी तो यही लग रहा है खड़े रहेंगे। अगर वो खड़े रहे और प्रेसिडेंट ट्रंप की यही ख्वाहिश हुई, जैसे कि पहली तकरीर में उन्होंने कह दिया कि जी मुझे बड़ी उम्मीदें हैं प्रेसिडेंट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, वो $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी में। उन्होंने 600 बिलियन का तो ऐलान कर दिया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कि वो अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने कहा अगर 1 बिलियन करोगे तो मैं बजाय बरतानिया जाने के, जो कि एक ट्रेडिशन बन गई है कि पहला जो दौरा होता है अमेरिकन सदर का बरतानिया का होता है, इन्होंने कहा मैं सऊदी अरब जाऊंगा। ये बड़े प्रैक्टिकल कसे आदमी हैं, इसलिए कुछ उम्मीद नज़र आती है कि शायद फ़लस्तीनियों का वो हल तो ना हो जो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाए, ये एक उम्मीद है। ये जाहिर है कि जैसे कि गैर, जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन का भी हमसे डायरेक्ट वास्ता है, क्योंकि यूक्रेन पाकिस्तान के साथ उसकी बड़ी तिजारती थी, हमारे डिफेंस कोऑपरेशन भी थी, और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हमने वहाँ से वीट भी इंपोर्ट किया, वेपन्स में हम टैंक्स इंपोर्ट करते रहे। हमारी अच्छी खासी रिलेशनशिप है यूक्रेन से। हमारे मफाद में है कि यूक्रेन की जंग ख़त्म हो। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए हमारे मफाद में है कि यूक्रेन की जंग जल्दी ख़त्म हो। यूक्रेन की जंग जहाँ तक है उसका भी पाकिस्तान पे असर पड़ता है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और रूस के साथ भी। यूक्रेन से हमारे डिफेंस कोऑपरेशन है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। हमने उनसे वेपन्स भी इंपोर्ट करते हैं, टैंक्स भी हमने माजी में इंपोर्ट किए हैं, और वहाँ से जहाँ बदनसीबी की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी वीट शॉर्टेज होने लगी है, वो एक और मसला है कि क्यों हो रही है, हमारी अपनी नालायकी है, लेकिन हम वो भी यूक्रेन से लेते रहे हैं, बल्कि दुनिया की ब्रेड बास्केट बन गया है यूक्रेन। तो रूस के साथ हमारे ताल्लुकात इम्प्रूव हो रहे हैं। उसमें चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्लेन टॉक है, ज़्यादा तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ वो थी, लेकिन अभी जो दावोस में उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को भी मुखातिब किया है। तो कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो दोनों को कंपेल करेंगे टेबल के ऊपर। देखते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि प्रेसिडेंट पुतिन से जल्द मिलेंगे। थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर ली जाए तो ट्रंप का एक नुक्ता नज़र ये भी था कि वो ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मामले पर सालसी कर सकता है। एक वक्त में जब इमरान खान के दौर में मुलाकात हुई थी इमरान खान से, तो उस वक्त उन्होंने ये मामला सामने आया था कि वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो इतने ही गैर मामूली फ़ैसले करते हैं, गैर मामूली शख्सियत हैं, तो वो कुछ बड़ा कर जाएंगे? इस तरह के जो अनसॉल्व किस्म के हैं मामलात, उनको हल कर जाएंगे और यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
देखिए, हर चीज़ को जज करने के लिए देखना पड़ता है कि हर मुल्क के, पाकिस्तान के अपने मफाद हैं, अमेरिका के अपने हैं। अमेरिका का मफाद क्या है? एक ज़माने में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था। फिर अफ़गानिस्तान की जंग के बाद, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत खुशी मनाई गई थी जब अमेरिका को हज़ीमत उठानी पड़ी और बहुत सी बातें की गई थी कि वो जो अच्छा हुआ कि वो जीत गए और अमेरिका निकल गया, और उसके बाद अमेरिका का इंटरेस्ट ज़ीरो हो गया अफ़गानिस्तान में। अब जब उनका इंटरेस्ट यहाँ बहुत कम हो गया है, अब पाकिस्तान की अगर कोई हैसियत है वो और है, वो अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं है। वो है कि एक न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है जिसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे 25 करोड़ की आबादी है, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो सारी दुनिया में कामयाब होते हैं सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ से निकलते हैं और वो बाहर कामयाब हो जाते हैं। हमने माहौल ही मुल्क में ऐसा बनाया है कि मुल्क से बाहर जाके लोग कामयाब हो जाते हैं। वो लेकिन कहानी आज के आपके प्रोग्राम की नहीं है। अभी मसला ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान की अपनी अहमियत है अमेरिका की नज़र में, ये हमें मानना पड़ेगा कि अब वो पाकिस्तान उनका एलाई नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद चीन को कन्फ्रंट करना है। पाकिस्तान चीन को कॉन्फ्रंटेशन में अमेरिका का इत्तेहादी नहीं बन सकता। ना अमेरिका पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन इस बात की इजाज़त देगी। हिंदुस्तान है उनका इत्तेहादी। हिंदुस्तान चीन के भी, हालांकि वो कोशिश कर रहा है कि अपने हालात बेहतर करे, चीन के साथ बातचीत भी हो रही है, अभी रिसेंटली लग रहा है काफ़ी कामयाब बातचीत हुई, लेकिन उनकी जो अंडरलाइंग टेंशन है उसमें कोई ख़ास कमी नहीं है। तो जितनी देर ये पोजीशन है अमेरिका के और हिंदुस्तान के, तो इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस है। राइट। तो ये तवक्को करना कि कश्मीर पे वो को ख़ास रोल अदा करेंगे, मुझे नहीं ज़्यादा तवक्को। हाँ, कोई ये तो अगर आप कहें इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो जो चाहें कह दें, अमूमन लोग अपने मफाद में बात करते हैं। उनका मफाद है मिडिल ईस्ट से निकलने का। जी, वैसे भी तो उन्होंने खुद भी ये कहा है कि वो अमेरिका फर्स्ट का नारा, वो जो पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान फर्स्ट कहते थे, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट कहा है, तो वो अमेरिका फर्स्ट का है, उन्होंने भी ये कहा है। लेकिन अफगानिस्तान से वो फौजी साजो सामान की वापसी भी चाहते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान का ताबून चाहिए होगा उनको। वहाँ पे कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती आपको कि पाकिस्तान की वहाँ पे ज़रूरत होगी? इस नौयत की नहीं होगी। और मुझे तो ये शक है कि अगर वेपन्स हुए तो पाकिस्तान के ज़रिए, मैं तो हैरान होऊंगा कि अगर कोई और दौर होता, हम उनके एलाई होते तो कहते जी वेपन्स यहाँ छोड़ दें, हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता ले जाते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। लेकिन ये कहने की बातें हैं। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात इस नौयत के इस वक्त, हाँ हमारे मफाद में है। जो असली बात करने की कुछ और है, वो ये है कि हमने, जब मैं कहता हूँ कि हम अमेरिका चीन के खिलाफ हो नहीं सकते, अमेरिका उनके इत्तेहादी, लेकिन ये भी क्लियर है कि हम अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिनके अमेरिका जिनके बहुत करीब है, कम अज़ कम था, अब देखेंगे क्या रहेगा। लेकिन वेस्ट के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसकी कई वजूहत हैं। अंग्रेज़ी ज़बान है, हमारे बहुत से लोग वहाँ सेटल हैं। अंदाज़न मेरा ख्याल है 4 मिलियन के करीब लोग कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में हैं, जिसको हम वेस्ट कहते हैं। तो 4 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ हैं। तो हमारा एक बड़ा इंटरेस्ट है, लोगों की रिश्तेदारियां हैं। अच्छा, लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें इंटरेस्ट रखना पड़ेगा कि हमने ये नहीं कि अमेरिका से या वेस्ट से हम चीन से हम दुश्मनी कर ही नहीं सकते। मैं और बात कर रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे ना रखें। हमारे अपने मफाद में हम रखें, और अमेरिका के भी मफाद में है कि पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी पावर है, जिसका बॉर्डर इंडिया, चीन, रूस, वस्ती एशिया और ईरान है और गल्फ से मिलता है। जी एग्जैक्टली। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम उनके
एलाई थे, पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ, फिर अफगानिस्तान में जंगों में, अब वो नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी ठीक है, लास्टली शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा प्रोग्राम के, फिर मुझे एंड की तरफ जाना है कि अमेरिका ने कुछ ममालिक की इमदाद भी बंद कर दी है और जो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और इसी के ज़रिए वो इन्फ्लुएंस करता था मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस किस्म की इमदाद बंद करेगा तो उसका इन्फ्लुएंस भी दूसरे ममालिक के ऊपर कम होगा? इसमें कोई शक ही नहीं। पाकिस्तान तो खास मदद कर ही नहीं रहा था, बड़ा छोटा होगा, कुछ हो सकता है कोई प्रोग्राम्स हों जो चल रहे हों, बहुत कम है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई बंदा, कोई मुल्क इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सऊदी अरब है, चीन है, यूएई है, कतर है, और एक अखलाकी तौर पे मैं तुर्की कहूँगा। ये 5 मुल्क हैं जिनके पाकिस्तान से ताल्लुकात खुसूसी नौयत के हैं। और अमेरिका एक बड़ी पावर है, सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान से उनकी रिश्ते थे, जो रिलेशनशिप थी, वो उसकी अब नौयत बदल चुकी है। जी, और इम्पोर्टेंस जो है वो हैसियत ज़रूर मौजूद है, लेकिन इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं हद तक कम हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ थे, और पाकिस्तान हवाले से भी बात कर रहे थे कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद पाकिस्तान के उसके ऊपर क्या असरात होंगे, और पूरी दुनिया के हवाले से। लेकिन उनका जो लास्टली जो कमेंट था वो ये था कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हालात क्या हैं और हवाओं का रुख किस तरफ है। फौरी तौर पर किसी भी चीज़ के ऊपर जो दावे किए जा रहे हैं या जो कहा जा रहा है उसके ऊपर देखना और उसके ऊपर कोई फैसला दे देना कि उसके ऊपर कोई नतीजा आ जाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर पता चल जाएगा कि असल में जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं उसके ऊपर अमल पैरा कितना होते हैं। दैट्स इट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।